नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की गई है। अन्य सभी विषयों के अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं, अर्थात करेंट अफेयर के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो आज के सेशन में प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है, ट्रांसफ़र प्राइजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, दो तरीका है, या तो आप इसको पढ़ करके सॉल्व कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि एक बार इस जो ट्रांसफ़र प्राइजिंग है इसको समझ लें और फिर हम प्रश्न पर आएँ, तो वो भी तरीका हो सकता है। फिलहाल एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र प्राइजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इसके अंतर्गत एक कंपनी स्वयं की सहायक कंपनियों से खरीद बिक्री में कैश ट्रांसफ़र न कर सिर्फ उसे अकाउंट में चढ़ा देती है। दूसरा, कंपनियां अपने कर बोझ को कम करने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग करती हैं। तीसरा, इससे संबंधित मामलों में आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस का निर्धारण अंतिम होता है। ठीक है, आपसे सही पूछा गया है कि कितने सही हैं। अब इससे संबंधित बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ए नामक कंपनी है, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और मोबाइल में बैटरी लगता ही है, ये आप लोगों को पता है। ये जो कंपनी है ये भारत में स्थित है, ठीक है, हमारे प्यारे भारत में, और इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक सहायक कंपनी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है बी। ठीक है, ये बनाती है बैटरी। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो कंपनी है बी नामक कंपनी, ये ऐसे देश में स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर XYZ, कोई भी XYZ कोई भी देश, ऐसा देश है जहाँ पर टैक्स कम लगता है कंपैरेटिवली इंडिया। भारत के मुकाबले इस देश में ये जो कंपनी जहाँ पर स्थित है उस देश में टैक्स कम देना पड़ता है टर्नओवर। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस कंपनी ने, ए नामक कंपनी, चूंकि ये इसकी पेरेंट कंपनी है, ए बी की पेरेंट कंपनी है, यहाँ से जो बैटरी मंगाया गया इसके लिए 20 करोड़ का भुगतान किया गया। भुगतान दिखाया गया, लेकिन कंपनी ने मेंशन कर दिया कि मैंने भुगतान किया, लेकिन भुगतान वास्तव में किया नहीं गया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है, ए नामक कंपनी है, चूंकि इसने भुगतान किया है, ये दिखाया है कि 20 करोड़ का मैंने भुगतान किया है, बैटरी खरीदा है, और बैटरी जो खरीदा गया है मोबाइल बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह उसका इनपुट कॉस्ट है 20 करोड़। तो जब सरकार, भारत सरकार इस कंपनी से, ए नामक कंपनी से टैक्स लेगी, तो टर्नओवर पर टैक्स लेगी, और टर्नओवर में से जो उसका इनपुट कॉस्ट है वो माइनस करके और जो बचता है उस पर टैक्स लिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बात आपने समझ लिया। तो यहाँ पर जो ये दिखाएगा इसका टैक्स कम हो जाएगा, और वास्तव में ये जो कंपनी है जिसको ये दिखाया गया है कि 20 करोड़ का हमने भुगतान किया है, इस कंपनी को इस देश में टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट लाभ किसको हुआ, इस ए नामक कंपनी को, और इस तरह से वह अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक और सी नामक कंपनी है, और ये भी कंपनी मोबाइल बनाती है, इसको भी बैटरी की आवश्यकता है, तो इसने इस बी नामक कंपनी से मोबाइल की बैटरी खरीदा। इसके लिए जो भुगतान किया गया है केवल 15 करोड़ का भुगतान किया गया है, 5 करोड़ का अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ने बी नामक कंपनी से, चूंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अलग है एक दूसरे से, तो इससे बार्गेनिंग किया। बार्गेनिंग करने के बाद ये सौदा हुआ, और सौदा तय हुआ कि जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पर देखा था उतनी ही क्वांटिटी बी के द्वारा सी को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कम है। क्वांटिटी उतनी है, प्राइस कम है, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी उतनी ही है, प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पर फेयर तरीके से नहीं किया गया है, यहाँ पर केवल अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसी को कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। अब इससे संबंधित जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, न्यूज़ क्या कहता है। बिजनेस लाइन का द हिंदू में ये प्रकाशित हुआ है। ये आपने देख लिया कि कब का है, तो ये अप्रैल 2023 का है।
और 2023 के साथ साथ ये भी देखिए कि चर्चा में क्यों रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अंतर मूल्य निर्धारण अर्थात ट्रांसफर प्राइजिंग संबंधी विवादों को हल करने के दृष्टिकोण में बदलाव किया। बदलाव क्या किया और क्या कहा है, इसको समझ लेते हैं। समाधान हेतु कर्नाटक हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल ये है कि जो पहले हाईकोर्ट का फैसला था वो क्या था। यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ट्रांसफर प्राइजिंग संबंधी मामलों में आयकर अपीली अधिकरण की बात यहाँ पर हिंदी में ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत या तो संसद को या राज्य विधानमंडलों को जो अधिकरण है, कुछ मामले जैसे भूमि से संबंधित हो या कर से संबंधित विवाद हो, तो उन मामलों में अपीली अधिकरण गठित करने का अधिकार मिल जाता है या गठित किया जा सकता है। तो अपीली अधिकरण द्वारा जो आर्म्स लेंथ प्राइस है उसका निर्धारण अंतिम होगा, अर्थात जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया है वही अंतिम मान लिया जाएगा। इसे न्यायिक जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया आपने जो बात कही है वो ठीक नहीं है। आयकर अधिनियम में शामिल जो ट्रांसफर प्राइजिंग है से संबंधित जो भी प्रावधान है, प्रावधानों के दायरे से बाहर निर्धारित किसी भी, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस को अन्यायपूर्ण माना जा सकता है और ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अधिकरण के निर्णय के बाद जो राजस्व अधिकारी हैं या कंपनी हैं, दोनों हाईकोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं का निर्णय अंतिम हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसफर प्राइजिंग के संदर्भ में। लेखांकन की एक विधि है। पेरेंट कंपनी मैंने बताया ही, अपनी सहायक कंपनी से वस्तु या सेवा का खरीद बिक्री करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या सेल करती है। दोनों के मध्य कोई कैश ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया, केवल अकाउंट में ही चढ़ा दिया जाता है। इनकम टैक्स की भाषा में इसे ट्रांसफ़र प्राइजिंग कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, सामान्यतः कर बोझ को कम करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। जो आर्म्स लेंथ प्राइस है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु भुगतान की जाने वाली कीमत का भुगतान अन्य कंपनियों के भुगतान के समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए नामक, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, जैसे ये ए नामक कंपनी है, बी नामक कंपनी है, ए नामक कंपनी बी नामक कंपनी की पेरेंट कंपनी है, तो इन दोनों के मध्य जो भी व्यापार किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा कि ये इनको नहीं जानती, ठीक है, और न ही ये इनको जानती है, अर्थात इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह ये व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जब ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर दोबारा से प्रश्न को देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर, अब एक कंपनी स्वयं की सहायक कंपनियों से खरीद बिक्री में कैश ट्रांसफ़र न कर सिर्फ उसे अकाउंट में चढ़ा देती है। बिल्कुल बात सही है, अकाउंट में चढ़ा दिया जाता है। दूसरा कथन ये कहता है, कंपनियां अपने कर बोझ को कम करने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कहा जा रहा है, इससे संबंधित मामलों में आयकर अपीली अधिकरण द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस का निर्धारण अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अंतिम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर केवल 2 सही होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है, डब्बा ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब डब्बा ट्रेडिंग, आपने केवल ये शब्द देख लिया, अब इससे संबंधित बातों को एक बार मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसको हल कर लेंगे। इससे संबंधित न्यूज़ को देख लेते हैं। सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार में निवेश करता है। शेयर बाजार में निवेश करेगा तो डीमैट अकाउंट और उसके माध्यम से जो सिक्योरिटी की खरीद बिक्री होगी वहाँ पर किया जाएगा। डीमैट अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जब खरीद बिक्री की जाएगी तो मान लीजिए उस पर लाभ भी होगा, और जब लाभ होगा तो लाभ को ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, और जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो कैसा होगा, ए नामक व्यक्ति ने अगर सिक्योरिटी खरीदा है और फिर उसे वो सेल कर रहा है या उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जो उसको लाभ प्राप्त हुआ है उस लाभ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। तो लाभ कैसा हुआ, यह प्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। ये बात समझ में आ गई।
तो नॉर्मली जो शेयर बाजार में होता है ये ऐसे होता है, संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि व्यक्ति क्या चाहता है, कम समय में ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं सरकार की नज़र में भी ना आऊँ, आयकर के दायरे में ना आऊँ, मुझे टैक्स ना देना पड़े, अर्थात मेरी टैक्स लायबिलिटी ना बने, और मैं पैसा भी कमा लूँ, कम समय में ज़्यादा कमा लूँ, और इसके लिए डब्बा ट्रेडिंग किया जाता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर राम नामक व्यक्ति है, ये श्याम नामक व्यक्ति जो है यह डब्बा ट्रेडिंग करने वाला मीडिएटर है, ठीक है। तो इससे कहा कि मुझे डब्बा ट्रेडिंग करना है, इसके पास अलग अलग बॉक्स हैं, और बॉक्स में उसने ये बताया है कि इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि XYZ जो भी कंपनी है, इस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, शेयर बाजार में, डब्बा ट्रेडिंग में शेयर बाजार में निवेश न करके शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनके शेयर में कमी या वृद्धि पर आप कह सकते हैं कि बैट लगाया जाता है। जिस तरह से आप इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझिए। मान लीजिए 2020 का मैच चल रहा है, उसमें एक प्लेयर जिसे आप समझते हैं, आपने बहुत उस पर अध्ययन किया है, बहुत देखा है उसे, आपको ये लगता है कि इसको ये बॉल मिलेगी और ये बॉलर होगा तो ये छक्का ज़रूर मारेगा। छक्का समझ रहे हैं, छक्का मारना, ठीक है, तो छक्का ज़रूर मारेगा। तो आपने उस खिलाड़ी पर और उस बॉल पर बैट लगा दिया कि इस बॉल पर छक्का जाएगा, मैं शर्त लगा रहा हूं, और अगर छक्का गया तो दूसरे व्यक्ति से आपने कहा कि इस पर आप मुझे 1000 रुपये देंगे। कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए उस बॉल पर छक्का नहीं लगा तो फिर 1000 रुपये का नुकसान होगा। तो ये जो व्यक्ति है, राम नामक व्यक्ति ने इसके माध्यम से लगाया है, किसमें लगाया है कि इसकी शेयर की कीमतें बढ़ेंगी, और शेयर की कीमतें बढ़ेंगी तो इसने इसमें लगा दिया है, इसके माध्यम से इसने पैसा लगा दिया, लेकिन वास्तविक लेन देन नहीं हुआ है। यहाँ पर कैश में लेन देन हुआ है, अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अब अगर ये जो कह रहा है वो सही निकला तब तो इस व्यक्ति को लाभ होगा, और लाभ होगा तो भी श्याम नामक व्यक्ति को इसे कुछ शुल्क देना पड़ेगा, और अगर इसे नुकसान हुआ तो भी ये जो काम किया है उसके बदले इस व्यक्ति को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ दायरे से बाहर हो रहा है, ठीक है, अर्थात सरकार की नज़र से बाहर हो रहा है। सरकार की नज़र से बाहर हो रहा है तो इसी को लेकर के अब न्यूज़ जो आई थी वो ये है, ठीक है, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं को नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करने का कारण ये था कि प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत ये डब्बा ट्रेडिंग जो किया जा रहा है इलीगल है, अपराध है, ठीक है। अब ये डब्बा ट्रेडिंग क्या है, एक अनौपचारिक ट्रेडिंग है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक ट्रेडिंग है, स्टॉक एक्सचेंज के दायरे के बाहर किया जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, केवल उस पर बट्टा लगा रहे हैं, आप बैट लगा रहे हैं, ऐसे कह लीजिए कि ऐसा होगा, ठीक है। स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर यहाँ पर दाव लगाया जाता है कि स्टॉक की कीमतें ये बढ़ेंगी, ये घटेंगी। सभी लेन देन जो किए जाते हैं वो कैश में किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग के ये समान ही होता है। आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। साथ ही व्यापारियों को कराधान के दायरे से ये बचाता है, स्वाभाविक सी बात है। इसके संदर्भ में आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान यहाँ पर नहीं किया जाएगा जैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया जाएगा। आपसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2004 के आम बजट में इसे लाया गया था। एक तरह का ये डायरेक्ट टैक्स है, मैंने पहले बता दिया। लागू होता है ये ब्रोकर पर, ठीक है, ब्रोकर पर लागू जरूर होता है, लेकिन ब्रोकर अपने क्लाइंट से या कस्टमर से वसूल करके सरकार को इसका भुगतान कर देता है। अब ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है। यह स्टॉक एक्सचेंज के दायरे में होने वाली औपचारिक ट्रेडिंग है। स्टॉक एक्सचेंज के दायरे में हो रही है क्या? नहीं। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ग्राहकों को नहीं देना होता है, बिल्कुल सही बात है।
तीसरा कह रहा है इसमें किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन होता है। बिल्कुल नहीं होता है। सही कौन सा है? यहाँ पर केवल और केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें। उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत शुरू की गई थी। बिल्कुल बात सही है। उड़ान 5.0 में दूरी सीमा को हटाकर किसी भी दूरी के लिए अनुमति दी गई है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार यह दोनों सही होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। ठीक है, व्याख्या के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, ये पेपर की कटिंग है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.0 की शुरुआत की है। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। शुरुआत इसकी 2017 में किया गया था। मंत्रालय की बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। भाग किसका है? राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना। किसके माध्यम से? जो उड़े देश का आम नागरिक है उस योजना के माध्यम से क्षेत्रीय जो हवाई अड्डे हैं उन हवाई अड्डों का विकास करना है और हवाई यात्रा को सस्ता करना भी इसका उद्देश्य है। वो अलग बात है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित अन्य बातों को भी देख लीजिए। उड़ान योजना 5.0 की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि फोकस कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी 2 में ये किया गया था कि 20 से लेकर के 80 सीटें। कैटेगरी 3 में 80 सीटों से अधिक है। उड़ान की अनुमति कितनी है? 600 किलोमीटर की सीमा को जो पहले थी उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग में वृद्धि की गई है और पहले की जो 500 किलोमीटर थी अब उसे बढ़ा करके 600 किलोमीटर कर दिया गया है। ध्यान ये रखना है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग में भी वृद्धि की गई है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसे हिंदी में व्यवहार्यता अंतर, ठीक है, अंतर वित्त पोषण कहा जाता है, ये क्या होता है? अब इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, फिर वहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि सड़क बनाना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर मान के चलते हैं और इस 10 किलोमीटर बनाने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार ने यह कहा कि बीओटी के माध्यम से, अर्थात बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के माध्यम से इसको बनाया जाए और बनाने के लिए यहाँ एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया गया कि प्राइवेट प्लेयर इसको बनाएगा। बनाने के बाद यहाँ पर टोल टैक्स वसूलेगा और जो इसमें इसने निवेश किया है वो पैसा निकल जाने के बाद, टोल टैक्स जो वसूल कर रहा है उससे निकल जाने के बाद दोबारा ये सरकार को हस्तांतरित कर देगा। अर्थात बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, हिंदी में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। ठीक है, लेकिन इस पूरे सड़क को बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए मान लेते हैं 10,000 यहाँ पर करोड़ CR लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 CR ऐसे मान लेते हैं। लेकिन जो कंपनी बना रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए XYZ कंपनी बना रही है, इस कंपनी के पास इस रोड को बनाने के लिए केवल और केवल 10 लाख रुपये, यहाँ पर हमने मान लिया कि 6 करोड़ है, 6 करोड़ है। ठीक, 6 करोड़ बैंक से उसने ऋण लेने की कोशिश की तो 6 करोड़ इस कंपनी के पास है। 6 CR प्लस यहाँ से 2 CR बैंक ने ऋण के रूप में दे दिया, बचता है यहाँ पर 2 CR, अर्थात 2 करोड़ अभी भी कम हो रहा है। तो ये जो 2 करोड़ है ये सरकार दे देगी और ये कैसा होगा? अनुदान के रूप में होगा। अर्थात ये जो गैप हो रहा था इस योजना को बनाने में लगने वाला जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो कम हो रहा था उसे सरकार ने दे दिया। इसी को कहा गया है कि यह वायबिलिटी गैप फंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई देश अमेरिकी डॉलर US डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है तो उसे विडॉलरीकरण कहा जाता है। अगर आप लोगों ने विनिवेशीकरण पढ़ा होगा तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, विडॉलरीकरण भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा बनाने की योजना बना रहे हैं। अब इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। हुआ क्या? अमेरिका रूस पर और ईरान पर सैंक्शन लगाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया।
आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अन्य सभी परिणामों के अलावा उसका मतलब यह भी है कि अब ये देश व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते, यूएस डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए भारत ईरान से जब तेल आयात कर रहा था तो भारतीय रुपए में उस तेल का भुगतान किया जा रहा था। हम रूस से कर रहे हैं तेल का आयात, तो रूस से भी हम आयात के दौरान अन्य मुद्राओं के साथ भारतीय मुद्रा में भी भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि इन सभी क्षेत्र की बात करें वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर का प्रभुत्व ज़्यादा है, प्रभुत्व, और चूंकि ये ग्लोबल करेंसी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसको बढ़ावा भी देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले जो यूएस डॉलर है वो अधिक मजबूत है और अन्य देशों की मुद्राएं उसके मुकाबले कमज़ोर होती हैं। कई कारणों से यूएस डॉलर की मांग बढ़ती है। मांग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि ग्लोबल करेंसी है और एक्सेप्टेंस सभी देशों में उसकी ज़्यादा है। साथ ही साथ हम किसी भी देश में अगर जाते हैं, शिक्षा के लिए जाएं या फिर हम पर्यटन के लिए जाएं, तब भी हमें डॉलर की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पर डॉलर में ही हमें भुगतान करना होता है, इस वजह से। तो अब ये जो ब्रिक्स देश है, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील है, रूस है, यहाँ पर इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, इन देशों ने अपनी मुद्रा बनाने की योजना, ठीक है, बना रहे हैं। ये जब आई थी न्यूज़ तब की बात कही जा रही है। तो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डॉलर पर, अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना है। अब इसी से संबंधित अन्य बातों को देख लें। यहाँ पर ये न्यूज़ है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन्ड है। देखिए, ब्रिक्स देश भुगतान हेतु एक नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास किया। डॉलरीकरण की बात करें तो किसी देश द्वारा आरक्षित मुद्रा विनियमन के माध्यम और यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना है। अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने में तीव्रता में इस दौरान वृद्धि आई है क्योंकि लगातार डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हुई है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो इस तरह के सैंक्शन लगे हैं उसकी वजह से भी इस पर लगातार बात हुई है। आईएमएफ और विश्व बैंक यूएस डॉलर को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान किए हैं और इस वजह से विश्व के अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ गई हैं। तो अब बताइए, ये बात समझ में आ गई। इस बात को समझने के बाद अब अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पहला सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तो सही आपका आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर सी हो गया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट को स्वीकार्य बनाने के लिए जारी किए गए हालिया फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में शामिल किया है? अब पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएं, अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा आपको फैक्ट लग रहा है जो ये समझ में आ रहा है या वहाँ से ये बातें निकल कर के आ रही हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जीवाश्म ईंधन का दहन जो होता है उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है और यह नवीकरणीय भी नहीं है। तो इसको छोड़ करके और बाकी सभी जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रीन डिपॉजिट के तहत शामिल है। तो आपका इस आधार पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट को स्वीकार करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया। सवाल ये है कि ग्रीन डिपॉजिट या हरित जमा क्या है? आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए ये ए नामक व्यक्ति है और यहाँ पर ये बी है, ये इसको बैंक कह रहे हैं, और एक सी है, ठीक है, ये ग्राहक है, ये भी बैंक का ग्राहक है लेकिन ये जमा करता है, जमा करता, और इसको क्या चाहिए? इसको बैंक से ऋण चाहिए। इसको निवेश कहाँ पर करना है? तो निवेश करना है, मैंने कहा कि जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में, अब निवेश करने के लिए इसको क्या चाहिए? ऋण चाहिए।
ये कह रहा है कि भैया मैं जो निवेश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में मैं कुछ योगदान करूँ। मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, उस पर मुझे ब्याज तो मिलेगा, ठीक बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जमा किया गया पैसा यह पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बैंक या जो भी विनियमित संस्था है, इनके द्वारा लिए गए पैसे को इन परियोजनाओं के लिए, जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। इस तरह से ये भाई साहब जो चाहते हैं कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ काम करूं, ये काम भी कर पा रहे हैं, और इस परियोजना के लिए जो फंडिंग चाहिए वो फंडिंग भी मिल पा रही है। ग्रीन वॉशिंग की जो समस्या है, वो ग्रीन वॉशिंग की समस्या का भी समाधान हो रहा है। सवाल ये भी आपके जहन में होगा कि ग्रीन वॉशिंग कहते किसको हैं। ग्रीन वॉशिंग का सीधा सीधा सा मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण के दिशा में काम कर रहा हूँ, या पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के दिशा में काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर टहलने जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी मैं जा रहा हूँ, तो मैं बिना कार के नहीं जा रहा हूँ। तो फिर ये मेरा पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान या उसके संरक्षण के क्षेत्र में योगदान कैसे हुआ? इसी को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। जो दिखाया जाता है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके अनुकूलन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया। तात्पर्य क्या है? ब्याज आधारित जमा को एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित संस्थाएं प्राप्त करती हैं। विनियमित संस्थाएं जैसे बैंक हो गया या एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सभी, क्योंकि यह आरबीआई के रेगुलेशन के अधीन आते हैं। बैंक पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए हरित जमा के रूप में प्राप्त धन को आवंटित करने का वादा करते हैं कि हम इस धन का प्रयोग जो ग्रीन परियोजनाएं हैं उसी में ऋण देने के लिए करेंगे। पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो नवीकरणीय, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। जो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है, उसका उद्देश्य क्या है? तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। जमाकर्ता ये चाहता है कि ग्रीन परियोजनाओं में मेरा पैसा लगाया जाए, और जो ग्राहक हैं, ग्राहकों को उनके संधारणीय एजेंडे की प्राप्ति में मदद करना। ठीक है, अच्छा, हरित परियोजनाओं में ऋण प्रवाह में वृद्धि करना, मैंने बता ही दिया। ग्रीन वॉशिंग से संबंधित चिंताओं को दूर करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है जिसमें पूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान शामिल है। दूसरा कह रहा है, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इसका मोबाइल ऐप सागर सेतु लॉन्च किया है। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक को समझ लीजिए। लॉजिस्टिक का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एक कंपनी है और कंपनी से लेकर के एक उपभोक्ता है। कंपनी में सामान बना और ये उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान बीच में कई चरणों से गुजरा होगा। उसकी हैंडलिंग, उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, उसकी सुरक्षा, सब कुछ हुआ होगा। और ये कैसे परिवहन के माध्यम से गया होगा? तो इसके बीच में, अर्थात कंपनी से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचने में जितना भी मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसके सम्मिलित रूप को लॉजिस्टिक कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको समझिए। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के बारे में बात कर लें तो राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है। पूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान इसमें शामिल है। ये किसमें सहायक है? तो जो निर्यातक हैं, आयातक हैं और सेवा प्रदाता, उनके दस्तावेजों को निर्बाध रूप से आपस में आदान प्रदान करने और व्यापार करने में सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो इसमें हितधारक हैं, सभी हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि कौन कौन से हितधारक? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, G2G, या B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या यहाँ पर कहा गया है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, अब देख लेते हैं जो बातें आप लोगों ने अभी समझा है, इसके आधार पर अब जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। यह एक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है
जिसमें पूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान शामिल किया गया है। बताइए ये बात इसमें थी, ठीक है। अच्छा, पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस मोबाइल ऐप सागर सेतु को लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है, आपका सही आंसर है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ साथी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है, इसे गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल बात सही है। इसका विकास उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर किया गया है। थीम आपसे पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों ही सही है, लेकिन इसके बारे में हम एक बार पढ़ लें, समझ लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साथ ही, इसका मतलब है सीड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर दिया गया है, प्रमाणीकरण, ठीक है, ट्रेसिबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही पोर्टल के बारे में बात करें तो पोर्टल और मोबाइल ऐप एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है, केंद्रीकृत है, ऑनलाइन है, ठीक है। निम्न चुनौतियों से निपटना है कि बीज का उत्पादन, ठीक है, और जो बीज है उसकी गुणवत्ता कैसी है उसकी पहचान करना और बीज का प्रमाणन करना, इन सभी चुनौतियों का समाधान करना है। साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से या क्यूआर कोड प्रणाली द्वारा बीजों की प्रामाणिकता की जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। साथ ही विकास किसने किया है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकास किया है। किसके सहयोग से, तो यहाँ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसको विकसित किया है। थीम इसका क्या है, उत्तम बीज समृद्ध किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के दौरान महर्षि, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, महर्षि पहल का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें पता होंगी। अगले स्टेटमेंट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदन किया गया था। अब इसके बारे में चूंकि एक बार देख लेना सही रहेगा, हालांकि इसमें तीनों ही सही हैं, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जो भी बातें हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से महर्षि पहल के शुभारंभ का समर्थन किया। अब बात यह है कि महर्षि पहल क्या है। इस पहल ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले भी देखा, मिलेट वर्ष 2023 के साथ कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पोषक के संबंध में अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित किया है। तो ये आप लोगों को महर्षि पहल के संदर्भ में जानकारी मिल गई। दूसरी बात ये है, इसका सचिवालय स्थापित किया गया है कहाँ पर, भारतीय बाजरा अनुसंधान हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के बारे में बात कर ले, मोटे अनाज के संदर्भ में भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदन किया गया था। साथ ही यूएन की महासभा ने, यूएन महासभा कह लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा कह लीजिए, ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था। साथ ही मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल हैं, तो यहाँ पर बाजरा, रागी, ज्वार, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, इसमें से बहुत से का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, नाम पता भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें से सभी सही हैं, तीनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खेतिहर किसान इसके मुख्य सदस्य हैं। दूसरा, भारत सरकार इसके जरिए दालों का बफर स्टॉक रखती है। और तीसरा, इसकी स्थापना कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
मामला समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक बार पूरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय, अगर आप लोगों को पता हो, मध्याह्न भोजन योजना और मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मिड डे मील कहते हैं। अब शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना पीएम पोषण, अब इसका फुल फॉर्म है पीएम पोषण का, ठीक है, क्या है, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना, ठीक, हेतु दालों की खरीद नेफेड से करने की अपील की है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड संक्षेप में कहा जा रहा है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में किया गया था। पंजीकरण की बात करें तो यह बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसके मुख्य सदस्य कौन से हैं, तो खेतीहर किसान इसके सदस्य हैं। अगर यहाँ से खरीदा जाएगा तो वो सबको लाभ भी होगा, किसानों को भी लाभ होगा। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है सदस्यों को इसके कामकाज में सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है। भारत सरकार नेफेड के जरिए दालों का बफर स्टॉक भी रखती है। अगर आप लोगों को पता हो तो जो भारतीय खाद्य निगम है वो भी बफर स्टॉक रखता है। तो इस संदर्भ में इसको पढ़ने के बाद बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा तीनों, अर्थात सभी 3, 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विपणन और लॉजिस्टिक विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। अब यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना का मतलब क्या होता है ये भी समझने की आवश्यकता है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर के जनजातीय शिल्पियों को प्रोत्साहित करना है। मामला अभी भी कंफर्म नहीं हुआ होगा कि ये जो कहना चाह रहा है इसमें से कौन से सही हैं, कितने गलत हैं। फिलहाल इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ये रहा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक विकास योजना शुरू किया गया है। योजना की शुरुआत की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना का सीधा सा मतलब ये है कि इस योजना में जो भी खर्च होता है 100% इसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ही इसका संचालन भी किया जाता है, अर्थात इसे लागू भी किया जाता है। लागू कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। उद्देश्य क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर की बात की जा रही है। अनुसूचित जो जनजाति हैं इनके उत्पादों को बढ़ावा देकर उन्हें लाभ दिलाना, साथ ही जनजातीय शिल्पियों का चयन करना। तो चयन कैसे किया जाएगा शिल्पियों का, या तो सीधे कर लिया जाए उनसे संपर्क करके, या जनजातीय शिल्पी मेले के द्वारा उनका चयन किया जा सकता है। साझेदार के कौन कौन से हैं, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम इसके साझेदार हैं। भारतीय डाक भी है। उत्तर पूर्वी राज्य की सरकारें और एजेंसियां भी इसकी साझेदार हैं। अगले प्रश्न अब ये आप लोगों ने समझ लिया। तो अब यहाँ पर देख लें कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो 10वें का इसमें बी होगा, इसमें से केवल 2 सही हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्याख्या भी आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसका लक्ष्य आगामी 25 वर्षों में भारत को चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश बनाना है। दूसरा, इस दशक के अंत तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 मिलियन, अब यहाँ पर आंकड़ा भी दे दिया गया है, वर्तमान 11 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है, ठीक है, पहुँचाना है। अब आपसे पूछा गया कि सही कौन सा है। एक बार इसको देख ले, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये जो नीति है इसके लक्ष्य क्या है ये देख लेते हैं। तो 25 वर्षों में देश को चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में
नवाचार में विश्व में भारत को अग्रणी बनाना है। साथ ही वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान जो 11 बिलियन डॉलर है उसे बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में व्यवस्थित विकास में मदद करना है। लोक स्वास्थ्य के पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्यों के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास में मदद करना है। व्यवस्थित विकास में मदद करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का महत्व ये है कि महामारियों के खिलाफ हम पहले से ही तैनात रहेंगे। आप लोगों को याद होगा कि कोविड-19 के दौरान 2022 में तमाम इनोवेशन हुए, 2021 की भी बात कर लीजिए, इनोवेशन हुए। हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, अर्थात भारत ने काम किया, और छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप, उन लोगों ने इस दिशा में काम किया। तो यहाँ पर महामारियों के खिलाफ, क्योंकि हम इसे सीख ले चुके हैं, तो पूर्व में ही तैनाती में हम सहायक होंगे और नवाचार और उद्यमशीलता में इससे वृद्धि होगी। उपचार की जो लागत है वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे। रोजगार के नए अवसरों का विकास होगा, रोजगार के अवसरों का विकास होगा। तो सारी बातें आप लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें से सही है आपका सी, क्योंकि दोनों ही बातें आपकी व्याख्या में आ गई हैं, कह दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? इसकी घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा। इस पर 7.5% की निश्चित, ठीक है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है और अधिकतम 10 लाख रुपए है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि सही ऑप्शन आपका सी है, फिर भी एक बार व्याख्या देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। इसके संदर्भ में बात कर लें, अर्थात इस योजना के बारे में, तो योजना की घोषणा 23-24 के बजट में किया गया था। बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और लड़कियों को बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। बिना बचत के आप निवेश नहीं कर सकते, तो बचत होगा और निवेश होगा तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन का मूल्य बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इत्यादि इत्यादि। वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देना, बालिकाओं सहित महिलाओं को सशक्त बनाना। चूंकि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अकाउंट तो होना चाहिए, तो वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा, अर्थात वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, वही है वित्तीय समावेशन। तो योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो ये जो योजना है 2025 तक 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दी जाएगी, अर्थात ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा। निवेश की न्यूनतम राशि 1,000 है। 100 के गुणक में कोई भी राशि इसमें निवेश की जा सकती है। अधिकतम निवेश 2 लाख किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखें, ये जो कहा गया है कि 10 लाख, ये 10 लाख सही नहीं है, बाकी 1 और 2 यहाँ पर सही है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका विश्व बैंक है। व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या कहता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त किया। लॉजिस्टिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रमुख बिंदु के संदर्भ में बात कर लें तो शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। 2018 में भारत को 44वां स्थान मिला था। साथ ही इस इंडेक्स की बात करें तो एक बेंचमार्किंग उपकरण है कि किसी देश में निवेश किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। साथ ही अन्य मामलों में भी कहा जा सकता है। सूचकांक देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के संबंध में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिए, जो यह लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है,
इसमें देशों को व्यापार के 6 आयामों पर रैंकिंग प्रदान की जाती है या रैंकिंग दिया जाता है। जैसे सीमा शुल्क का प्रदर्शन कैसा है, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता उस देश की कैसी है, साथ ही साथ शिपमेंट में लगने वाला समय कितना है, आपसे लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता कितनी है, साथ ही शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी है या नहीं है, जो प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग और अनुरेखण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपने अगर कोई सामान भेजा है तो आप उसे ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है वो आपने देख लिया, आपका सही कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गैस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कह रहा है कि इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अंतर्गत शुरू किया गया है। दूसरा, इसका यह नेटवर्क लगभग इतने किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा कह रहा है भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को 15% तक करने का लक्ष्य तय किया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर इस पर दोबारा हम लौट करके आएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 और 3 सही है। ये जो है यहाँ पर सही आपसे पूछा है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि बरौनी और गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड की बात करें तो देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के सभी प्रमुख केंद्रों को जोड़ने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, वन नेशन पुश थ्योरी के तहत इसको शुरू किया गया, आप ये भी समझ सकते हैं। पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई इतनी है। शुरुआत की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अंतर्गत शुरू किया गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लाभ क्या होंगे? तो ग्रिड के पूरा होने पर देश के सभी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। और चूंकि प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी पहल और तेज हो पाएगी। कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी, तो हमारा जो बीओपी संकट है उस संकट का भी समाधान होगा, उसमें भी कमी आएगी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय गैस ग्रिड की आवश्यकता क्यों? तो आवश्यकता के संदर्भ में 2030 तक जो ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश की बात है, अंश को वर्तमान 6% से बढ़ा करके 15% करना है, इसलिए ये आवश्यक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की बात करें तो स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। उद्देश्य इसका है कि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न जो उपभोक्ता हैं और संस्था हैं या हितधारक हैं, उन सब की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना और प्रतिस्पर्धी बाजार को देश में बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसके आधार पर देखिए इसमें सही कौन सा है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपका सही आंसर है बी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देख लिया और अप्रैल माह का, अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हम लोगों ने उन्हें कवर किया। कवर करने के साथ ही ये सीरीज आगे चलती रहेगी और इस सीरीज़ में आगे भी अप्रैल के बाद मई और ऐसे क्रमशः हम लोग कवर करते रहेंगे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगले सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।